जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 5 क्लासें हैं वो लगा ली है एनटीपीसी की। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 3 मार्च 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं भी आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। भी मान ज्ञात करना है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, जैसे कि देखिएगा 3 tan 25 डिग्री और tan 35 डिग्री, और उसके बाद में इसने लिखा है tan, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं तो यहाँ पे योग 90 होना चाहिए। भी योग है वो आपका 90 होना चाहिए। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या भी 65 है ये। अब 65 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भी 65 में 25 जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख देते हैं tan 65 डिग्री, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है tan 35 डिग्री, और यहाँ पे है tan 55 डिग्री, और यहाँ पे क्या है tan 45 को बाहर लेके चला जाता हूँ मैं। अब देखो भी यहाँ पे आपको पता है भी 3 का 3 रहने दो, यहाँ पे रखूंगा मैं tan 90 माइनस में 65 डिग्री। tan 90 माइनस में 65 डिग्री आपको पता है भी tan 90 माइनस में थीटा क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से इसको चेंज कर लेंगे, और उसके बाद में tan 65 को एक को ही चेंज करना होता है आपको। तो या तो आप 65 को चेंज कर लो या फिर आप 25 को चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे 25 को चेंज कर रहा हूँ तो इसको लिख दूंगा tan 65। तो अब ये हो जाएगा tan 90 माइनस में 55 डिग्री, और यहाँ पे आपको पता है भी 35 और 55 कितने होते हैं, 35 और 55 है वो 90 होते हैं भी, और इसका लिखूंगा tan 55 डिग्री, ठीक है। और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 रख दिया। अब आपको पता है एक सर्वसमीका होती है tan 90 माइनस में थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस में थीटा क्या होता है भी कोट होता है। क्या होता है, कोट होता है। तो ये 3 गुना के अंदर है, और यहाँ पे बन जाएगा आपका tan 90 माइनस में थीटा को क्या लिखूंगा, कोट लिखूंगा। तो इसको कोट लिखो भी, तो इसको लिखेंगे अपन कोट 65 डिग्री, और इंटू यहाँ पे क्या है भी tan 65 डिग्री, और उसके बाद में tan 90 माइनस में थीटा, इसको क्या लिखेंगे कोट 55 डिग्री, और इंटू ये हो जाएगा आपका tan 55 डिग्री इंटू 1। अब आपको पता है वी tan थीटा इंटू, यानी एक सर्वसमीका ये होती है tan थीटा डॉट कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा और कोट थीटा का गुणा क्या होता है, 1 होता है। तो ये जा कोट थीटा और ये रहा tan थीटा, तो इसका मान क्या आ जाएगा भी 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1, और इनका मान क्या आ जाएगा, इनका मान भी 1 आ जाएगा भी। tan कोट थीटा यहाँ पे हो और tan थीटा यहाँ पे है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1, और ये भी 1 गुणा के अंदर है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा भैया। तो आपका मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो वो वेबर होती है, आप सभी को पता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। भी चार्ल्स विल्किंस के द्वारा है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था भगवत गीता का। आगे देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उनकी आयु कमल की आयु थी, यानी ये तो 2 वर्ष पहले की है, तो 2 वर्ष पहले की लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका सुनील है और ये आपका क्या है, कमल है। तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु
कमल से 4 गुनी थी, तो कमल से 4 गुनी थी तो 4:1 आ जाएगा। और उसके बाद में 6 वर्ष बाद में सुनील की आयु है वो कमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो ये लो दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो आपका रेशियो है वो रेशियो सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, रेशियो को सही बनाओ। रेशियो को सही बनाओगे तो इनका अंतर देख लो अनुपात का, और इस अनुपात का अंतर देख लो। यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ पे 1 का अंतर है, तो ऊपर वाले को 1 से गुना कर दो भी, ऊपर वाले अनुपात को नीचे वाले के अंतर से गुना कर दो, और नीचे वाले अनुपात को ऊपर वाले के अंतर से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 3 दूए 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखो भी अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, तो अंतर समान है। तो हमारे अनुसार तो अंतर कितना है, 2 वर्ष का है, लेकिन ये आपको अनुपात दे रखा है वो 2 वर्ष पहले का दे रखा है, और ये आपको 6 वर्ष बाद का दे रखा है। तो हमारे अनुसार 2 का अंतर है, लेकिन अंतर आ कितने का रहा है, 8 का आ रहा है, तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो आपको पूछा है भी कमल की वर्तमान आयु। अब कमल की वर्तमान आयु अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये आपको 2 वर्ष पहले की आएगी, और इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये 6 वर्ष बाद की आएगी। तो यहाँ पे 1 × 4 बराबर क्या आ जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ये क्या है, 2 वर्ष पहले की है, वर्तमान में चाहिए तो आपको 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 4 और 2 6, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन में 8 एकम 8 और 8 चौका 32 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, तो 2 आ जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी ये गुणा का निशान है, तो पहले किसी को भी सोल्व कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 को 8 से डिवाइड कर दो, पहले 4 को 8 से डिवाइड कर दो, उसके बाद में कटने में आसानी हो जाएगी भी। अब इसमें हो जाएगा 8 एकम 8 8 चौके 32 40, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूए 8, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास में क्या बच गया, 40 बच गया। और नीचे देखो भी, नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 45 है वो इसके भाग में आएगा, तो 5 एकम 5 5 3 45 9 एकम 9 9 2 18, तो ये आ जाएगा 20, और 20 में से 4 जाएगा तो बचेगा 16। तो अब 8 से काट दो, 8 5 40 और 8 2 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 57,600 की राशि 1 वर्ष में बढ़कर के 72,900 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती के आधार पर है। कुछ नहीं करना आपको, ओनली फॉर क्वेश्चन के ऊपर चलना है। अब यहाँ पे देखो भी 72,900 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ये आपको मिश्रधन दे रखा है, ये आपका क्या है, मिश्रधन है, और 57,600 ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार से अगर आपको दे रखा है, और इसमें क्या है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक में अपन क्या करते हैं, समय का तो दुगुना करते हैं, समय को क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, और यहाँ पे समय को दो गुना करते हैं, और दर का क्या करते हैं, दर का आधा करते हैं भी। अर्धवार्षिक में यही प्रोसेस रहती है। अब यहाँ पे राशि 1 वर्ष में बढ़कर के इतनी हो जाती है, समय तो हमारे पास में 1 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 वर्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि इस समय को 2 वर्ष करते हैं, 2 से गुना, और दर को आधा करते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी मिश्रधन को तो आप ऊपर लिखो, मिश्रधन को तो आप क्या लिखो, ऊपर लिखो, और जो आपका प्रिंसिपल है, यानी जो आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है, उसको लिखो नीचे। अब यहाँ पे अगर समय 2 वर्ष है, तो ये किसी न किसी अंक का क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। अगर समय 3 वर्ष है, तो ये किसी न किसी का पावर है वो, यानी किसी न किसी अंक का घन होगा। अगर समय 4 वर्ष है, तो ये किसी न किसी अंक का क्या होगा, पावर है वो 4 होगी। तो यहाँ से 2 से 2 काटो, 2 से 2 कट गया। अब देखो भी 729 किसका होता है, 27 का स्क्वायर होता है, और 576 है वो 24 का स्क्वायर होता है। अब देख लो कितने की वृद्धि होगी, यानी यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे 24, और 24 से कितना, 24 से 3 की वृद्धि होगी। 24 में कितना जोड़ा, तो 24 से 3 की वृद्धि होगी, कितने पे, 24 के ऊपर वृद्धि हुई है, इंटू आप कर दोगे 100। अब यहाँ पे इसको काटो, 3 एकम 3 3 8 है 24, और 4 से काट दो, 4 2 है 8, और ये हो जाएगा 25 चौका 100। अब यहाँ पे अपने पास में आ गया 25/2। अब 25/2 आ गया, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 12.5 आ जाएगा। अब ये 12.5 आया कब है, जब वो ब्याज की गणना, जब गणना है वो अर्धवार्षिक आधार पर है, यानी अर्धवार्षिक के आधार पर का मतलब हो गया भी हमने क्या है, दर का आधा कर रखा है, दर का आधा कर रखा है, तभी ये 12.5 आया है। अगर दर का आधा नहीं कर रखा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 25% आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 25% हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना पड़ेगा भी, वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इजी ट्रिक।
ठीक है। तो ये हमने क्या है दर का आधा किया था, तो अपने पास में दर है वो आधी आई थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे अपने को कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को फॉलो किया तो अपने पास में 12.5 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले के अकॉर्डिंग इसने पूछा भी एक वर्ष में दर कितनी रहती है, तो 25% रहती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन देखो भी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष हो जाए, 6 वर्ष न हो और उससे पहले 65 वर्ष हो जाए तो 65 वर्ष रहेगी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी, तो वो मिस्र के अंदर बनाई गई थी, मिस्र के अंदर बनाई गई थी। और यहाँ पे कब बनाई गई थी, तो 1854 से लेकर के 1869 से 1869 के बीच में, यानी 1854 को इसको बनाना शुरू किया था और 1869 में ये बन करके पूरी हुई थी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको हल करना है, तो 9 एकम 9, 9 5 45, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 8 है, तो ये माइनस का प्लस का 32 बन जाएगा, भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर आपके पास में क्या है, इधर आपके पास में 9 और 5 13 14, तो 14 और 32 आपस में जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 46 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उनकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उनका क्षेत्रफल है वो समान बना रहे। अब देखो भी आयत की लंबाई मैंने मान लिया भी 100 है और ये क्या कर दी, दुगुनी कर दी, यानी 200 कर दी, क्या कर दी, दुगुनी कर दी। तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। तो क्षेत्रफल समान बना रहने के लिए आपको क्या है, चौड़ाई के अंदर है वो आपको 100 का, यानी चौड़ाई के अंदर क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, यानी पहले 100 था और अब 200 हो गया। पहले लंबाई है वो आपकी क्या थी, 100 थी और अब आपकी लंबाई है वो 200 हो गई, यानी अब आपको क्या है 100 की कमी करनी पड़ेगी, तभी तो 100 होगा। वापस 100 की कमी करनी पड़ेगी, कितने के ऊपर, तो 200 के ऊपर करनी पड़ेगी, इंटू आपको क्या करना पड़ेगा 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 5 50, तो यहाँ पे आ गया आपका 50%। तो अब आपको इसने पूछा है भी चौड़ाई आधी की जानी चाहिए, यानी 50% पहले क्या है आपकी 100% थी और अब आपके क्या है 50% होगी, तो आपको चौड़ाई की आधी कर दो, चौड़ाई का क्या कर दो, आधा कर दो, तभी आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको हल करना है, तो पहले इसको सही बटा के अंदर चेंज कर लो, 10 माइनस में 2 5 10 और 11/5 और प्लस में 5 5 25 यानी 26/5। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस में 11 और प्लस में 26। तो यहाँ पे 50 में से 50 और 26 आपस में जोड़ लो भी, 50 और 26 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 76 और 76 में से 11 जाएगा क्योंकि 11 माइनस का है, तो ये आपके पास में बचेगा 65 और 65 के अंदर है वो आप 5 का भाग लगा दो, 13 5 65 होते हैं, तो 13 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता के अंदर स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया है भी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, तो वो होता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस है वो एप्लीकेशन के द्वारा आता है। भी मैक्रो वायरस होता है ना, वो कोई भी आप फर्जी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, यानी प्ले स्टोर से नहीं करते, तो आपका जो वायरस आता है वो आता है मैक्रो वायरस आता है। और ये क्या करता है,
आपके जो भी फोन के अंदर जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है उनको धीरे धीरे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उनको धीरे धीरे डिलीट करना शुरू कर देता है। और ये क्या है, किसी को भी एडिट भी नहीं करने देता। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को आप एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट भी नहीं करने देता, मैक्रो वायरस होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें 6 दोस्त हैं, प्रीति कमल प्रीति कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वर्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 दोस्त, 6 सीट बना लो भी, 5, 6 और अब यहाँ पे देखो भी मीनू रोहित के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब मीनू है वो रोहित के बाईं ओर, तो रोहित का बायां तो ये होगा, और बाईं और दूसरे स्थान पर है तो यहाँ पे मीनू हो गया। उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। उमेश रोहित, ये रहा रोहित, रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। कौन? उमेश बैठा है, तो प्रीति कहां पे आएगी? फिर प्रीति यहाँ पे आएगी और उमेश यहाँ पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब स्वीटी है वो प्रीति के दाईं ओर, स्वीटी है वो प्रीति के दाईं ओर, प्रीति का दायां कौन सा होगा? ये ऊपर वाला होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? स्वीटी आ जाएगी। अब उसके बाद एक आदमी बच गया, वो कौन सा बचा है? तो रोहित आ गया, प्रीति, कमल, कमल बच गया, कमल यहाँ पे आ जाएगा। अब रोहित और मीनू, ये रहा रोहित और ये रहा आपका मीनू, उनके बीच में कौन बैठा है? कमल बैठा है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो पहली कंडीशन में यहाँ पे x + 1 दे रखा है आपको, x + 1 दे रखा है, बराबर 0 कर दूं, इसके कोई दिक्कत नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो -1 आ जाएगा। अब -1 है वो आप समीकरण के अंदर रख दो, इस समीकरण के अंदर ax³ प्लस में 3x² प्लस में bx, इसके x के गुणा के अंदर है, x की जगह है वो -1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा a -1³ और प्लस में 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1² और प्लस में b और यहाँ पे आ जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है? पावर विषम के अंदर है, पावर विषम के अंदर है, तो यहाँ पे जो एक है वो माइनस के अंदर ही रहेगा, और a का 1 के साथ में गुणा करवाएंगे तो ये -a हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? सम के अंदर है पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस में 3 और यहाँ पे -b हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी बराबर 0 कर दें इसको। अब यहाँ पे देखो भी -a है और -b है, बराबर से दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, a + b बराबर में 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन गई ना। अब देखो भी दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, अपने को x + 2 दे रखा है और बराबर 0 रख दो इसको, तो ये हो जाएगा x बराबर में -2 हो जाएगा, x बराबर में -2 आ जाएगा। अब x का मान है वो -2 रखे, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा a और -2³ और प्लस में 3 और यहाँ पे आ जाएगा -2² और प्लस में b और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखो भी 2³ कितनी होती है? 8, तो -8a और प्लस में -2² है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 × 12 और प्लस में ये हो जाएगा प्लस नहीं आएगा, अब माइनस का निशान आएगा यहाँ पे, तो माइनस कितना रखेंगे? तो माइनस आ जाएगा 2b। अब देखो भी यहाँ पे क्या है? -8 है और ये -2 है, तो यहाँ पे बराबर 0 रख दूं इसके, तो ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a प्लस में 2b बराबर में 12। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 यानी 4a प्लस में b और बराबर में 6, बराबर में क्या आ जाएगा 6, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा दो, तो ये हो जाएगा a प्लस में b बराबर में 3 और यहाँ पे है आपके पास में 4a प्लस में b और बराबर में 6। अब घटाओगे तो निशान चेंज होगा, ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया भी, माइनस का भी और प्लस का भी, तो यहाँ पे -3a बच गया और बराबर में यहाँ पे -3 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 का मान क्या आ गया? 3 × 3, तो यहाँ पे a का मान आ गया 1। अब ये a का मान है वो समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो भी। अब ये समीकरण नंबर 1 रही, तो यहाँ पे 1 की जगह है वो आप 1 रख दो, तो 1 प्लस में b बराबर में 3। अब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर में क्या आ जाएगा? 2। तो b का मान 2 आ गया और a का मान 1 आ गया, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक बैंकर ABCD और E नामक 5 चॉकलेट केक बनाता है। D
बी जितना मीठा नहीं है, डी है वो बी जितना मीठा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बी ज्यादा मीठा है डी से, ये लो ऊपर आ गया। ए है वो ई से अधिक मीठा है, ए है ना वो ई से अधिक मीठा है, लेकिन डी जितना मीठा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए है वो डी से भी कम मीठा है, तो यहाँ पे और ए के नीचे ई आ रहा है तो ए के नीचे ई आ जाएगा। उसके बाद में बी सी से अधिक मीठा है, बी है ना वो सी से अधिक मीठा है, तो ये लो सी से अधिक मीठा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मीठा है, बी सबसे अधिक मीठा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 5 ही तो चॉकलेट केक बनाए गए थे और इसके अंदर है वो आपको इसमें बताया गया था बी, अगर सी नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो बी सबसे अधिक मीठा है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला भी बी सी से अधिक मीठा है, बी है वो सी से अधिक मीठा है, तो यहाँ पे बी सबसे ऊपर आएगा। फिर आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी वुड के आदेश पत्र, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था, तो वो शिक्षा के सुधार से था भी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है HCF ज्ञात करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 12, 39 और 54, 12, 39 और 54 ऐसी संख्या देखिएगा, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो 12, 39 और 54 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखो भी अगर 3 देखता हूं तो 13, 3, 39 होते हैं और 4, 3, 12 होते हैं और 18, 3, 54 होते हैं, तो सभी को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद में अगर 52 देखते हैं, 52 है वो 52 किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। और अगर 6 को देखता हूं तो 6 है वो 12 को डिवाइड कर देगा और 54 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 6 39 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 6 है वो आपका नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा क्योंकि 52 तो किसी को डिवाइड नहीं करेगा, और 1404 है ये भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है जो कि 3 है, वो इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, या फिर आप अभाज्य गुणनखंड करके आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, 6 छात्र हैं और जिसमें से एक विद्यालय के शीर्ष 6 रैंक धारक है और उसमें Q की रैंक है वो R और S की रैंक के बीच में है, यानी Q की जो रैंक है वो R और S के बीच में है भी, R और S के बीच में आ गई। Q की रैंक चौथी है, अब जो Q की रैंक है वो कौन सी है, चौथी है अभी। अब रैंक होती है, उस रैंक में अगर नीचे कोई आदमी आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो उसकी रैंक कम है, और जो ऊपर जाता है तो उसकी मतलब क्या है, रैंक है वो अधिक है। तो यहाँ पे इसने बोला है भी T और S के बीच में, T और S के बीच में 2 छात्र हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे R है वो 3 नंबर पे आया है और S है वो 5 नंबर पे आया है, तो 6 छात्र है टोटल। तो मेरे को ये बता दो T है वो नीचे आएगा क्या, S के नीचे आ सकता है क्या T, क्योंकि T और S के बीच में जो 2 छात्र आने चाहिए, तो T तो इसके नीचे नहीं आएगा, तो T ऊपर आएगा, तो T यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा। अब T और S के बीच में 2 छात्र आ रहे हैं और उनमें से T की रैंक निम्नतम है, T की रैंक निम्नतम है, तो इसका मतलब T है वो ऊपर नहीं आएगा, फिर T आपका क्या है ऊपर नहीं आएगा। अब R और S की सीट है वो चेंज कर दो आप, R और S की सीट चेंज करोगे तो इसका मतलब R और S के बीच में क्या बैठा है, Q बैठा है, तो यहाँ पे S ऊपर लेके चले जाओ और R नीचे ले आओ, और उसके बीच में क्या है Q है, तो Q है वो आपका 4 नंबर पे है, तो ये आपका 5 नंबर पे हो गया। और यहाँ पे T निम्नतम है तो इसका मतलब T है वो 6 नंबर पे आता है, और S और T के बीच में आप देख लो 2 छात्र है, कोई दिक्कत नहीं है। U की रैंक P की रैंक से ठीक ऊपर है, तो ये आपका 3 नंबर हो गया, और U की रैंक है वो P की रैंक से ठीक ऊपर है, तो P ये रहा और ये U आ गया, U 1 नंबर पे, P 2 नंबर पे। तो इनमें से किसकी रैंक 5वीं है, तो 5वीं रैंक है वो R की हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी विच अमोंग द फ्लोइंग इज ए स्पोरोफाइटिक कवक फंगाई, यानी स्पोरोफाइटिक कवक है वो किसे कहा जाता है, स्पोरोफाइटिक कवक किसे कहा जाता है, तो वो पेनिसिलियम को बोला जाता है भी। किसको बोला जाता है, तो पेनिसिलियम को स्पोरोफाइटिक कवक या फिर स्पोरोफाइटिक फंगस बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पेनिसिलियम को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके अंदर देखो भी एक हेक्साबाइट किसे बोला जाता है, एक हेक्साबाइट बराबर क्या होता है। अब देखो भी 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट बराबर है तो ये होता है 1 KB। 1 KB बराबर क्या होता है अभी, 1 KB बराबर है वो 1024 1024 KB बराबर
क्या होता है भी 1 मेगाबाइट होता है, 1024 केबी बराबर किलोबाइट होता है भी, केबी बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट होता है, और 1024 MB बराबर क्या होता है भी 1024 MB बराबर, तो 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट यानी GB, और 1024 GB 1024 GB बराबर होता है 1 आपका टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट 1024 टेराबाइट बराबर क्या होता है भी 1024 टेराबाइट बराबर क्या हो जाएगा भी 1 पेंटाबाइट हो जाएगा भी, 1 पेंटाबाइट, और 1024 PB यानी पेंटाबाइट बराबर क्या हो जाएगा आपका EB यानी हेक्साबाइट हो जाएगा, 1 हेक्साबाइट हो जाएगा। चीजें समझ पाई, यानी 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर क्या होता है 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB बोलते हैं जिसको 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाबाइट, और 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 1 हेक्साबाइट बराबर क्या होता है 1024 PB यानी पेंटाबाइट होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, तो वो आपका बुतरस घाली यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुतरस घाली ये यूएनओ के पहले महासचिव थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। आगे देखो भी नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको कोड बताना है स्पीसीज और इंसेक्ट का, स्पीसीज और इंसेक्ट का आपको कोड बताना है क्या होगा। तो इसमें आप देखो भी कॉकरोच इन इंसेक्ट, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, इंसेक्ट इसके अंदर आ रहा है और इंसेक्ट है वो इसमें आ रहा है, दोनों के अंदर इंसेक्ट कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई ना कोई कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखो भी कॉमन क्या आ रहा है MR, यानी कहने का मतलब है वो इंसेक्ट का INSECT इंसेक्ट का कोड क्या हो जाएगा MR हो जाएगा। इसी प्रकार से स्पीसीज यहाँ पे है और स्पीसीज यहाँ पे है, दोनों में क्या है स्पीसीज कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इन दोनों के अंदर देखो भी क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर है वो आपका कॉमन आ रहा है FL है वो कॉमन आ रहा है भी, तो इसमें हो जाएगा FL और MR दोनों है, यानी स्पीसीज का तो FL हो जाएगा और इंसेक्ट का MR हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक निश्चित तरीके से सम्मिलित है। तो ये देखो भी ये आपका 19 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका 19 का स्क्वायर है, और ये आपका 27 का स्क्वायर है भी, और ये आपका 29 का स्क्वायर है। अब इसके अंदर 216 उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है। अब यहाँ पे देखो भी 19, 27 और 29, ये 216 6 की क्यूब, 8 की क्यूब और 7 की क्यूब, लेकिन ये क्या है स्क्वायर है, ऊपर अपने को स्क्वायर में दे रखा है और ये आपका 23 की स्क्वायर है अभी 529। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर हो जाएगा अभी, बाकी सारी की सारी क्या है क्यूब है। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारत के मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वो आपका गोदावरी हो जाएगा भी, यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये आपकी क्या है, ये जो 3 नदियां हैं ये उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है, लेकिन गोदावरी है वो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नहीं करती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 125, 216, यानी ये 5 की क्यूब हो गया, ये 6 की क्यूब, ये 7 की क्यूब, अब आ जाएगा 8 की क्यूब जो कि 512 आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखो भी, नॉर्वे के सेवालबार्ड में निम्नलिखित में से नॉर्वे के सेवालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका हिमाद्री है। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान क्षेत्र के अंदर है वो पहला, भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे चलता हूं नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
30 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन आपको 38,808 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या है, तो आपको पता है भी गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब बराबर रख दो भी 38,808। अब यहाँ पे आर की क्यूब बराबर क्या है, तो आर की क्यूब बराबर होता है 38,808 अपोन में हो जाएगा 22, और ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा भी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो भी, मल्टीप्लाई करवाओगे तो पहले ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करवा लो, या फिर 38,808 के अंदर है वो आप भाग दे लो, किसका 22 का भाग दे लो, तो 38,808 भाग 22, तो ये आपके पास में कितने बार कट जाएगा, 1764 बार कट जाएगा। 1764 4 से काट दो, अब 4 एकम 4, 4 चौके 16 बच गया, 1 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो 441 है, यानी आर की क्यूब 441 किसकी स्क्वायर होती है अभी 21 की, यानी 21 इंटू 21, 21 इंटू 21, और उसके बाद में 7 या 21 होते ही है, तो 41 को 441 को क्या लिखूंगा 21 इंटू 21, और 7 या 21 होते हैं तो इसको भी 21 लिख दूं, तो मेरे पास में क्या आर की क्यूब है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 21। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो उर्वशी कविता का नाम क्या है, उर्वशी कविता का नाम है, जिसके लिए राम सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, और उनमें से चार अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो उस असंगत का आपको चयन करना है भी। अब देखो भी क्यू यानी डायरेक्ट में नंबरिंग लिखता हूं तो ये 17 पे आता है, ये 19 पे आता है और ये 21 पे आता है। तो यहाँ पे देखो भी बीच में 2 का गैप है, 19 और 2 21, 2 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 पे एक्स है वो 24 पे आता है भी, एक्स है वो आपका 24 पे आता है, और जेड है वो 26 पे आता है, और ये कितने पे आता है भी 3 पे आता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो भी इसके बीच में ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 8 पे आता है, और ये 10 पे आता है, ये 12 पे आता है, और ये आपका 15 पे आता है। अब देखो 12 और 3 कितने होते हैं भी 15 होते हैं, 12 और 3 15 होते हैं, और यहाँ पे 5 6 और 7, 5 और 3 8 होते हैं, और यहाँ पे देखो भी 3 और 2 5, 10 और 2 12, यानी पहले वाले में 2 ऐड कर रहा है और लास्ट में 3 ऐड कर रहा है भी। उसी प्रकार से 24 और 2 26, और 26 और 3 कितने होते हैं भी 26 और 3 सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो भी ये आपका प्रत्येक के अंदर क्या है 2-2 का गैप है, प्रत्येक के अंदर क्या है 2-2 का गैप है, पहले में 2 का गैप होना चाहिए और दूसरे में 3 का गैप होना चाहिए भी। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या है सही सुमेलित, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी कोई नीला काला नहीं है, कोई जो आपका नीला है वो क्या है के से काला नहीं, तो ये लो काला आ गया, और कोई काला सफेद नहीं है, कोई भी आपका जो काला है वो व्हाइट नहीं है, तो व्हाइट वाला अलग आ जाएगा भी व्हाइट, और कोई भी नीला काला नहीं है, तो इसका मतलब नीला है वो काला में नहीं जाएगा, और जो काला है वो आपका व्हाइट के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद में कुछ सफेद स्लेटी है, कुछ जो आपके सफेद है ना वो आपके क्या है स्लेटी है, तो व्हाइट है वो क्या है स्लेटी है, तो एस से स्लेटी हो गया अभी, और सभी स्लेटी है वो क्या है हरे हैं, सारे जो आपके स्लेटी हैं वो किस में आ जाएंगे, तो ये ग्रीन हरे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी से ग्रीन। अब इसके अंदर देखो भी कुछ हरे काले हैं क्या, कुछ जो आपके हरे हैं कहाँ पे है हरे ग्रीन हरा, ये काले हैं क्या, तो कुछ हरे काले हैं क्या, बिल्कुल सही बात है भी कुछ हरे काले नहीं है। एक मिनट, अब इसमें बोला गया भी कुछ हरे काले नहीं है, अब देखो अभी कौन से हरे है वो काले नहीं है। अब इसने बोला है भी व्हाइट है वो काले के अंदर नहीं जा सकता, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ना ये व्हाइट का तो है साथ में,
तो व्हाइट वाला आपको काले के अंदर नहीं जा सकता, और इसने बोला भी कुछ हरे काले नहीं है, तो ये बात सही है भी। जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है वो क्या है, आपका काले के अंदर नहीं जा सकता, वो ग्रीन का भी है और वो व्हाइट का भी है। तो इसका मतलब कुछ जो हरे हैं वो काले नहीं हो सकते। ये जो मैंने ग्रीन किया है, ये क्या है, ये जो मैंने यहां पे डायरेक्ट किया है, तो वो क्या है, एक आपका काले के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बात सही है। कुछ सफेद हरे हैं, कुछ जो आपके सफेद हैं वो ग्रीन है, बिल्कुल सही बात है भी। कुछ सफेद है वो आपके ग्रीन है भी, ग्रीन वाले को सफेद वाला है वो काट रहा है, तो कुछ सफेद है वो ग्रीन है। और सभी हरे स्लेटी है, सारे के सारे जो आपके ग्रीन है, सारे के सारे जो हरे हैं ग्रीन है वो क्या है, स्लेटी है। तो ये बिल्कुल गलत बात है भी, सारे के सारे ग्रीन है वो स्लेटी नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे स्लेटी है वो ग्रीन हो सकते हैं, ये सही बात है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, पहले और दूसरे दोनों सही है, तीसरा गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब इसमें पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य होता है x, और सम संख्याओं का ज्ञात करना है तो x प्लस में 1 हो जाएगा। सम संख्याओं का माध्य x प्लस में 1 हो, और विषम संख्याओं का माध्य है वो x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। या फिर आप क्या है, विषम संख्याओं का योग करके देख लो और उसका माध्य 10 से भाग देकर के देख लेना, 10 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहली 10 विषम संख्याओं, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और ये आपका क्या है, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x, और पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1 होता है भी, x प्लस से 1 होता है। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 36 नंबर है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अब इसमें आपको बोला गया भी, एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत आपको 65,000 रुपए दे रखा है, और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात है वो 15:11 है। पत्नी का वेतन आपको बताना है क्या होगा। देखो भी, हमारे अनुसार उनका योग कितना है, यानी उनका औसत आपको 65,000 दे रखा है, तो उनका योग कितना हो जाएगा भी। तो आप क्या करते हैं, टोटल संख्या कितनी है, पति और पत्नी 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे इनका गुणा करवा दो भी। तो 0 0 और 0, और 5 2 10, 6 2 12 और 1 13, यानी ये आपका औसत है और ये आपका टोटल आ गया। अब हमारे अनुसार जो उनका अनुपात दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखा है 15:11, 15:11। अब इनका हमारे अनुसार योग कितना हो गया, तो हमारे अनुसार योग है वो 26 हो गया। 26 बराबर में 1,30,000, 1 बराबर में 26 का इसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो 13 एकम 13, 13 2 26, और 2 एकम 2, 2 5 10, तो 1 का मान कितना आ गया, 5,000 आ गया। 1 का मान 5,000 आ गया। तो पत्नी का वेतन आपको बताना है। अब पत्नी का यहाँ पे रेशियो कितना है, पत्नी का रेशियो 11 है, तो 11 को 5,000 के साथ में गुणा करवा दो, 11 5 55, 55,000 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी है वो किस राज्य के अंदर पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है वो गोवा के अंदर है। और भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पे थी, राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहां पे है, तो वो आपका कलकत्ता के अंदर है। और भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा के अंदर है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 40 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण है वो 140 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो भी, मैंने ये क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रुप डी के 99 पेपर हुए थे 2022 में, टोटल के टोटल मैंने आपको करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट में कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप ग्रुप डी के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रुप डी के वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब देखो भी, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक कोण कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। अब आपको पता है भी, आंतरिक कोण प्लस में बाह्य कोण का मान कितना होता है, तो आंतरिक कोण प्लस में बाह्य कोण का मान है वो टोटल 180 होता है। अब आप मेरे को इसमें से बता सकते हैं कि बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा।
भी आंतरिक कोण कितना है 140 है और दोनों का योग 180 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 40 डिग्री आपके पास में क्या आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण की माप, 360 अपॉन में बाह्य कोण की माप, तो ये 0 से 0 और ये आ जाएगा आपके पास में 9, तो ये 9 इसकी क्या हो जाएगी, भुजाएं हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। अब 41 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और उसे 70 अंक मिले और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अब मेरे को बताओ भी 40% ही प्राप्त नहीं कर पाया वो, अगर 40% प्राप्त कर पाता तो वो यहाँ पे अनुत्तीर्ण नहीं होता, यानी उसने 70 अंक तो उसे प्राप्त किए और 20 अंक से वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो 40% बराबर क्या हो गया, 90 अंक हो गया। तो 1% बराबर 1% बराबर क्या हो जाएगा अभी, 1% बराबर हो जाएगा 90 अपॉन में 40, 90 अपॉन में 40, और आपको क्या चाहिए 100% का मान, यानी पूर्णांक ज्ञात करना आपको। पूर्णांक 100% के बराबर होता है, तो 100% का यहाँ पे देख लो भी 1 0 से 1 0 4 कम 4 25 चौका 100 25 निमा 225, तो यहाँ पे पूर्णांक है वो आपका कितना है 225 का है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 42 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी ने 50 रुपए में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे, उनमें से उसने उतने ही सेब 50 रुपए में 6 के भाव से खरीदे। यदि वह खरीदे गए सेबों को 100 रुपए में 11 के भाव से बेचता है तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुई। अब देखो भी पहली कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन में देखो भी 50 रुपए में 5 के भाव से सेब खरीदे, दूसरी कंडीशन है 50 रुपए में 6 के भाव से खरीदे। अब देखो भी यहाँ पे एक यहाँ पे नाम दे रखा है, फिर उसने उतने ही सेब, यानी सेब की संख्या यहाँ पे क्या है, समान है। यहाँ पे तो 5 सेब खरीद रहा है और यहाँ पे 6 सेब खरीद रहा है। मेरे को बताओ सेब की संख्या समान है क्या, नहीं है। सेब की संख्या समान करो तो यहाँ पे 5 से गुणा करो और यहाँ से 6 से गुणा करो। अब इसको 6 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो आपका मूल्य आ गया और ये आपका सेब की संख्या आ गई। अब 30 सेब यहाँ से खरीदे हैं और 30 ही यहाँ से खरीदे हैं, तो टोटल सेब है वो कितने खरीद लिए, 60 सेब। और पैसे कितने लग गए, तो ये हो गया 300, गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। तो टोटल रुपए है वो कितने लग गए, 550 रुपए लग गए भी। 550 रुपए के अंदर है वो 60 सेब खरीद लिए। अब आगे इसने बोला यदि वह खरीदे गए सेब, यानी सेब कितने खरीदे गए हैं, 60 सेब खरीदे गए हैं, उन सभी को 11 में से 100 में से 11 के भाव से बेचता है। अब देखो भी क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से घूमेगा कि यहाँ पे 100 रुपए में कितने 11 के भाव से बेच रहा है। अब देखो भी खरीदा तो उसने 60 था और बेच वो 11 रहा है, तो अब इसकी संख्या समान करनी पड़ेगी आपको। अब संख्या समान करोगे तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करवाऊं मैं इसको कि संख्या है वो 60 हो जाए। तो इसको अगर मैं गुना करवा दूं 60 से गुना करवा दूं यार इसको, और इसको 11 से गुना करवा दूं तो बराबर हो जाएगा। अब 11 से गुना करवाऊंगा तो ये तो हो जाएगा आपका 11 6 के 66 यानी 660, और ये हो जाएगा 11 6 की 66 यानी 660 सेब आ गया। और इधर अगर इसको 11 से गुणा करवा रहा हूं तो इसको भी 11 से, और इसको 60 से गुणा करवा रहा हूं तो इसको भी 60 से। तो टोटल रुपए कितने हो गए 6000, और यहाँ पे रुपए कितने हो गए 0, और 11 5 55, और 11 5 55 और 5 कितने हो जाएंगे भी 60 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका एस्टिमेट। अब देखो भी क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया अब कि 6050 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे थे, 660 सेब खरीदे थे, ठीक है। अब वो 6000 रुपए के अंदर है वो कितने सेब बेच रहा है, तो 660 सेब बेच रहा है। कहने का मतलब क्या है, जितने खरीदे थे उतने बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले 6050 में खरीदा था उसने और अब 6000 में बेच रहा है, तो इसका मतलब 50 रुपए की हानि होगी। अब कितने के ऊपर हुई है, तो वो 6050 के ऊपर हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 500 के अंदर है वो आपको 605 का भाग लगा दो भी। 500 के अंदर 605 का आप भाग लगाओगे तो ये लगभग 0.82 के करीब बनाएगा भी, यानी 500 भाग 605 तो ये आ जाएगा 0.8264। कितना आएगा भी, तो 0.8264। ये आपका क्या हो गया, हानि आ गई। ये आपकी इतनी हानि आ गई। अब इस प्रकार से तो हानि नहीं दे रखी आपको, तो आप क्या करोगे, इस 100 के अंदर से 100 के अंदर है वो आप लाभ वाला तो काट देना, क्योंकि लाभ तो हो ही नहीं रहा है।
आपको क्या है 100 के अंदर से आपको 121 100 के अंदर 121 का भाग लगाना है। अगर यहाँ पे देखोगे भी 121 के अंदर 100 का भाग लगाओगे तो ये तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आपको क्या है 0.82 निकाल के लेके आना है। तो देखो ऑप्शन ही आपके पास में एक ही बचा है, 100 के अंदर 121 का भाग लगाओगे तो 0.8264 आएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण, यानी साइड जो ग्लास होता है ना वाहनों के अंदर, साइड ग्लास है, उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि छोटा और अपन क्या है छोटा उसका प्रतिबिंब देख सके और ज्यादा दूरी तक देख सके। ठीक है, ज्यादा एरिया कवर हो। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें दिया गया है भी असंगत आपको बताना है। देखो ये सी आता है वो कितने पे आता है 3 पे, और बीच में 18 दे रखा है, वो आता है 15 पे। जोड़ोगे 3 और 15 18 हो जाएंगे। इसी प्रकार से बी आता है 2 पे, और जे आता है 10 पे, 10 और 2 12 बीच वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार से के 11 पे आता है और एल 12 पे आता है, 11 और 12 23 होते हैं। इसी प्रकार से बी है वो 2 पे आता है, और यू है वो कितने पे आता है अभी, यू है वो 21 पे आता है अभी। तो ये हो जाएगा 21 और 2 होते हैं 23, इसने लिख रखा है 20, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन। 50,000 रुपए की राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपए है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। देखो भी ब्याज आपको कितना दे रखा है 20,000 रुपए दे रखा है, इंटू 100 अपॉन में आपको दर ज्ञात करनी है। तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय। तो यहाँ पे मूलधन आपके पास में कितना है 50,000 है, और इंटू यहाँ पे आपके पास में समय कितना है भी 5 वर्ष है। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल करो, 5 5 25, 25 चौका 100, 4 2 8, तो 8% वार्षिक रेट आ जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो भी एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी। ठीक है, अब उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। मैंने मान लिया भी एक CH से चेयर बन गया, एक चेयर का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए मान लिया। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, भी एक चेयर का विक्रय मूल्य वो 1 रुपए मान लिया। तो यहाँ पे 25 कुर्सियां उसने खरीदी थी, तो हमारे अनुसार 25 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 25 रुपए होगा। भी 1 रुपए का 1 रुपए में एक कुर्सी उसने बेची है, तो यहाँ पे 25 कुर्सियों को 25 रुपए में बेचेगा। लेकिन इसने एक कंडीशन दे रखी है 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 5 कुर्सियों का 5 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना है, तो 5 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस 5 ही रुपए होगा। तो कहने का मतलब उसे 5 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 25 रुपए इसका विक्रय मूल्य है, 5 रुपए का उसको लाभ हो गया, तो यहां पे उसका क्रय मूल्य कितना आ गया अभी 20 रुपए आ गया, हमारे अनुसार आया अभी। लेकिन वो बोल रहा है 37,500 है, तो 20 बराबर 37,500 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो 1 का मान चाहिए, तो 1 का मान करोगे तो यहाँ पे 20 इसके भाग में चला जाएगा अभी। यानी हमारे अनुसार तो 20 रुपए उसका विक्रय क्रय मूल्य है, लेकिन वो बोल रहा है 37,500 रुपए में खरीदी है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 37,500 अपॉन 20, तो 1 से 1 काट दो, फिर 2 एकम 2 और बच गया 1 17, 2 8 16 बच गया 1 15, 2 7 14 बच गया 1 10, 2 5 10। तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ गया 1875, और आपने 1 माना क्या था, तो 1 आपने सेलिंग प्राइस माना था एक कुर्सी का, और आपको यही बताना है भी एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1875 रुपए आ जाएगा, जो कि 1 का मान आपका आया है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट, वेरी इजी क्वेश्चन, बस इतना ही करना है आपको। आगे देखो भी नेक्स्ट, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है। कहां पे अभी ये, तो ये अहमदाबाद के अंदर है। कहां पे है अहमदाबाद के अंदर, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है, तो वो आपका हो जाएगा IOLC जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो कि महारत्न की श्रेणी में आता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भी आवाज अब कैसी है पीछे वाली क्लासों के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा चेंज किया गया अभी, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया गया भी। पीछे कमेंट आते थे भी सर आवाज है वो कम आ रही है, तो अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या, अच्छी तरीके से आप सुन पा रहे हैं क्या।
49 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं, उसमें से एक अक्षर चुना जाता है, तो इस प्रकार चुने गए अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता देखो। अभी अब स्वर कितने होते हैं? स्वर तो 5 होते हैं। अब यहाँ पे स्वर होने की प्रायिकता कितनी है? टोटल 26 है, इन 26 के अंदर से चुना जाता है, तो 26 के अंदर से चुना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5/26। क्या हो जाएगा भाई? 5/26 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो 5 है अपने पास में, यानी स्वर चुनने है 5, और कुल परिणाम टोटल परिणाम कितने अपने पास में? 26 है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो आपका हो जाएगा ये प्रायिकता 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक स्कूटर सवार 5 घंटे की यात्रा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी है वो 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो तय की गई दूरी आपको बतानी है, टोटल दूरी कितनी है। अब देखो भी, अब उसने आधी दूरी तय की और फिर आधी दूरी है वो उसने शेष दूरी है वो 24 किलोमीटर के हिसाब से की, तो मैंने मान लिया भी आधी दूरी उसकी क्या है? x किलोमीटर है। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी आपने x मान ली और यहाँ पे उसके बाद में ये 21 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल कितनी है? 21 किलोमीटर पर घंटा, प्लस में ये आधी दूरी शेष बच गई भी, आधी दूरी x मानी है हमने, फिर अगली आगे वाली जो आधी दूरी है वो x बचेगी, x और अपॉन में ये कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल गया। ये पहली दूरी में लगा समय और ये पहली दूरी में दूसरी दूरी में लगा समय है, और टोटल अपने पास में समय कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। अब यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? तो 21 चौका 84 और 24, अगर 21 को मैं 7 × 3 लिख सकता हूँ भी 21 को, और इसको 8 × 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा भी, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 56 तिया कितने होते हैं अभी? 6 तिया 18, 1 और 6 5 3 5 15, 15 और 1 कितने होते हैं? 16, 168 आ जाएगा। एम राइट? अब इसको 8 से यानी 21 8 168 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x और प्लस में 24 का इसमें भाग दोगे तो ये आपका चला जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 7x, बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा? 5। अब 168 यहाँ पे क्या है? भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और ऊपर वाला जोड़ो भी, 8x और 7x 15x हो जाएंगे, तो 15x बराबर में 168 × 5 में मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, काटने में आसानी हो जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा? ये 15 इसके भाग में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 1 3 6 18, तो यहाँ पे 56 आ गया। x का मान क्या आ गया? 56। x आपने माना क्या था? आधी दूरी, आपको तो तय की गई टोटल दूरी आपको बतानी है, तो 56 दुए कितने होते हैं? 112 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो वो आपका हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो वो है बहुराष्ट्रीय निगम। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वह आपको 48 भाग का निशान है, भाग को क्या लिखेगा? गुणा 6, और माइनस के क्या लिखेगा? +6, और प्लस को क्या लिखेगा? भाग 6, और गुणा को क्या लिखेगा भी? गुणा को आप लिखोगे -2। अब देखो भी 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 8 48, 4 और 6 चौका 24 और 4 28, तो ये हो जाएगा 288 में से आप 288 में से पहले +1 करो भी, +1 करो, क्योंकि 6 एकम 6 है ना, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस करो और फिर -2 कर दो, तो 289 में से 2 जाएगा तो 287 बचेगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 53 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी a - b बराबर कितना है भी? 4 है। a - b बराबर तो आपको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और यहाँ पे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, आपको क्या है? मान ज्ञात करना है। अब इसके अंदर है वो आप स्क्वायर करवा दो भी, a - b की स्क्वायर करवा दो पहले, तो a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो ये इधर भी स्क्वायर करवाओगे तो 4 के स्क्वायर 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी इसको ओपन करेंगे ना अपन, तो वो ओपन होगा a की स्क्वायर
प्लस में बी की स्क्वायर और माइनस में 2ab के रूप में ओपन होकर बराबर में आपके पास में क्या 16 है। ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर का मान तो आपको पता है भी कितना है, 10 दे रखा है आपको, माइनस में 2ab बराबर में 16। अब ये 10 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2ab बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, बराबर में आपके पास में हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी इसके अंदर है वो ये 2a है ना, 2 है ये यहाँ पे क्या है गुना में है, और इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का ab, माइनस का ab बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, माइनस का ab बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के ab का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका क्यूब करवा दो, आप क्यूब करवाओगे तो इसमें दोनों और क्यूब करवा दो भी, आपके पास में ab का मान आ गया, दोनों और क्यूब करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में एक a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, इसका क्यूब करवाया है मैंने, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब और माइनस में 3ab और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस में b और बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 4 की क्यूब करवाओगे तो 64 हो जाएगा भाई। अब देखो भी a की क्यूब माइनस में b की क्यूब तो आपको चाहिए इसका मान, तो और ये हो जाएगा a की क्यूब माइनस में b की क्यूब और माइनस है, और यहाँ पे माइनस ab का मान कितना है भी, माइनस ab का मान है वो 3 है। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बी बराबर -3 हो जाएगा। अब ये -3 है वो यहाँ पे रख दो भी, अब ये 3 तो माइनस का है ही और इसका ये माइनस का 3 आ गया, और यहाँ पे ए बी का मान आपको देखो ये दे रखा है, ए माइनस बी का मान है वो 4 दे रखा है, तो इसको फिर 4 से गुणा करवा दो, बराबर में 64 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 3 और माइनस का 3 गुणा करवाओगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 का फिर 4 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब और प्लस का कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 36, 3 3 9, 9 3 36 और बराबर में 64, तो ये 36 है वो इधर जाएगा बराबर से दूसरी साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a की क्यूब माइनस आएगा भाई बीच में, यहाँ पे प्लस लगा दिया हमने, ये माइनस का a की क्यूब माइनस में b की क्यूब बराबर में आपके पास में 64 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 28, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस ताप के ऊपर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये आपको पढ़ा हुआ है, यही आपका पढ़ा हुआ है मुझे पता है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ऑप्शन तो केल्विन के अंदर है, बताओ क्या करें। अब देखो भी एक फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, प्रत्येक आप चेंज करोगे। अब यहाँ पे सेंटीग्रेड को क्या करोगे, सेंटीग्रेड को 5 से डिवाइड कर दो, बराबर फारेनहाइट माइनस में 32 करोगे, फारेनहाइट माइनस में 32 अपॉन में क्या करोगे 9 से डिवाइड, बराबर रियूमर को 4 से डिवाइड करोगे और बराबर में केल्विन को माइनस करोगे 273 और अपॉन में कर दोगे 5, बस ये होता है, एक ही फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, चाहे आपको केल्विन में चेंज करना का बोल दे, सेंटीग्रेड में चेंज करना का बोल दे, रियूमर में चेंज करने का बोल दे, या फिर फारेनहाइट में चेंज करने का बोल दे, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको तो सेंटीग्रेड में मान पता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन इसने केल्विन में दे रखा है, तुम्हें इस ये फॉर्मूला है वो इस टाइप में बन जाएगा, C/5 यानी सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर में केल्विन माइनस में 273 और अपॉन में 5, ये बन जाएगा, ठीक है, इतना ही आपको चाहिए। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो और यहाँ पे अपॉन में 5 बराबर में केल्विन माइनस में 273 अपॉन में 5, वज्र गुणा करवा दो भी, 500 का 20 हो जाएगा इधर तो, और ये हो जाएगा 5 केल्विन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में तो 4 का मान आ गया ना, ये तो 4 का मान आएगी आपके पास में, तो यहाँ पे 4 5 20 और ये हो जाएगा 5 केल्विन माइनस में 273। अब 273 को फिर 5 से डिवाइड करो भाई, 273 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 273 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो भी, या फिर इसको 5 से 5 काट ही दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भी, ये देखो 5 से 5 कट जाएगा भाई, ये बराबर है तो ये कट गया। अब यहाँ पे 4 बराबर में क्या आ जाएगा केल्विन माइनस में 273, अब माइनस का 273 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन बराबर हो जाएगा 273 में 4 जोड़ दो तो केल्विन बराबर 277, केल्विन बराबर 277, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को किस नाम से जाना जाता था।
तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था अभी पहले 26 जनवरी को, पहले 26 जनवरी को, यानी 1947 से पहले, स्वतंत्र होने से पहले, अपन स्वतंत्र होने से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, देन उसके बाद में हमने संविधान लागू किया और उसके बाद में अपन ने राष्ट्रपति का पद लागू किया, तब से अपन है वो इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो 1 मई 2016 को किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो 2 मिनट का होता है अभी। यानी सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजर जाने और हमारे द्वारा उनकी छवि को देखे जाने में, पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने के मध्य का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2 मिनट का होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको कथन दे रखा है, डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया, डॉक्टर है इसने रोगी की मां को बताया वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है, उसकी नाक बह रही है, वह एलर्जी राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। ये डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया भी वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है और वह एलर्जी राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। अब धारणा देखो भी क्या क्या बन सकती है। बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बिल्कुल गलत बात है, इसके बारे में तो कहीं पे चर्चा ही नहीं की भी बहुत लंबे समय से या फिर बहुत कम समय से, नहीं। लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जी राइनाइटिस का लक्षण है, बिल्कुल सही बात है। अभी इसने देखो भी पिछले 1 साल से ये लड़की छींक रही है और नाक बह रही है, इसीलिए डॉक्टर ने बताया भी ये एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है। तो इसका मतलब ये लक्षण किसके हैं? एलर्जी राइनाइटिस के हैं। और बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये भी अपन नहीं बता सकते भी। इसके बारे में भी आपको स्टेटमेंट में कुछ नहीं दे रखा, तो ओनली फॉर सेकंड धारणा है वो सही है, इसमें केवल 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण है वो सम्राट अकबर ने नहीं करवाया। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। आगरा का किला है वो अकबर ने बनाया था, फतेहपुर सीकरी का किला अकबर ने बनाया था और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। फिर दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण ऐसा कौन था जिसने करवाया था? तो अकबर का नाम सुना है आपने, और अकबर के बाद में सलीम भाई साहब आते हैं जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर का नाम सुना होगा। फिर जहांगीर के बाद में शाहजहां आते हैं, शाहजहां, और शाहजहां भाई साहब ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? वो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और ये आपका जो दिल्ली में लाल किला है ना उससे 500 मीटर की दूरी पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो कि शाहजहां ने बनवाया था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गीता और अंशुमन आदित्य की मां के भाई की संतानें हैं। अब ये गीता और यहां पे अंशुमन, ये क्या है? आदित्य की मां के भाई की संतानें हैं। ये डबल ए से आदित्य बन गया और उसकी मां और इसका भाई और इसकी क्या है? ये संतानें हैं, गीता और अंशुमन। अब देखो भी, रूप का केवल एक भाई है, रूप का एक भाई है मंजीत, रूप नाम है, ये लो रूप, और रूप का एक ही भाई है कौन? मंजीत, ये लो। अब रूप क्या है वो आगे पता लगेगा अपने को। और कोई बहन नहीं है, कहने का मतलब रूप का केवल एक भाई है मंजीत और उसकी कोई बहन नहीं है। ठीक है, आयुष्मान राजकुमार का बेटा है, आयुष्मान, ये लो आ से आयुष्मान, और ये राजकुमार का बेटा है, ये लो राजकुमार आ गया। आयुष्मान है वो राजकुमार का बेटा है,
ये लो बेटा बन गया। आयुष्मान मंजीत का पिता है, आयुष्मान है ना, ये मंजीत का पिता है, मंजीत का पिता है। तो मेरे को ये बताओ, ये रूप का भी तो पिता होगा, ये रूप का भी पिता है भी, ठीक है, क्योंकि दोनों बहन भाई है ये। अब बहन भाई है या फिर भाई भाई है, ये तो अपने को बाद में पता लगेगा। आयुष्मान मंजीत का पिता है, रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। अब रूप के पति, रूप के पति यानी रूप है क्या, रूप फीमेल है यानी वोमेन है, यानी एक लड़की है। तो ये भाई बहन है भी, रूप और मंजीत दोनों भाई बहन है, और इन दोनों का पिता है वो कौन है, आयुष्मान है, और आयुष्मान है वो राजकुमार का बेटा है। अब इसने बोला भी रूप के पति और मंजीत की पत्नी, रूप का पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है, और कोई भाई बहन नहीं है इसके। यदि आदित्य रूप का बेटा है, आदित्य कहां पे अभी, ये रहा आदित्य, आदित्य है वो आपका रूप का बेटा है, रूप का बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूप की मां है, सॉरी आदित्य की मां है वो कौन है, रूप है, और रूप का भाई कौन है, मंजीत है। तो मंजीत का गीत और अंशुल के साथ में बताना है, तो मंजीत का गीत और अंशुल के साथ में क्या संबंध है, तो ये इसका पिता है भी। चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भी आदित्य की माँ के भाई के ये बेटे हैं कौन, अंशु, गीता और अंशुल, और आपको पता है भी रूप है वो आदित्य की माँ है, और आदित्य की माँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, रूप है वो रूप का भाई कौन है, मंजीत है, और मंजीत के बेटे और बेटी कौन हो जाएगा, गीता और अंशुल हो जाएगा, जो कि मंजीत क्या लग जाएगा, फिर पिता लग जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट में आपको दे क्या रखा है, ये है भी कुछ आपके जो गर्ल्स है वो क्या है, लड़के हैं, तो ये लो बॉयज हैं। उसके बाद में कोई लड़का आलसी नहीं है, कोई भी लड़का है वो आलसी नहीं है, तो आलसी वाला है वो आपका ए से आलसी बन गया भी, ये आलसी वाला है वो बॉयज के अंदर नहीं जा सकता, ध्यान रखना, क्योंकि लड़के आलसी नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखो भी यहां पे निष्कर्ष क्या है, कुछ लड़कियां आलसी है, ठीक है। अब कुछ लड़कियां आलसी है क्या, जो आपकी लड़कियां हैं ये गर्ल्स हैं, ये आलसी है क्या, यानी कुछ लड़कियां आलसी है, ये भी नहीं कह सकते भी, ये भी अपन नहीं कह सकते, ये गलत है भी। एक डायग्राम में तो ये हो सकता है भी, एक डायग्राम तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं भी, देखो ये आपका गर्ल्स का बन गया और ये आपका बॉयज का बन गया, यानी कुछ बॉयज यानी लड़के हैं वो गर्ल्स हैं, और ये इस प्रकार से आपका आलसी वाला बन गया, तो ये डायग्राम भी सही है, यानी आलसी है वो बॉयज के अंदर नहीं जा सकता, तो इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा। इस डायग्राम में तो सही है लेकिन इसमें सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, गलत है ये। आगे देखो भी कुछ लड़कियां आलसी नहीं है। अब देखो कुछ लड़कियां कौन सी आलसी नहीं है वो देखो। अब देखो भी इसके अंदर जो ये लड़कियां ना जो लड़के बनी हुई है, कुछ जो गर्ल्स है वो लड़के बनी हुई है, ये जो मैं डायग्राम यहाँ पे छायांकित कर रहा हूं, ये जो डायग्राम है ये आपका आलसी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, बॉयज के गुण है। कुछ लड़कियां ऐसी है जिसके अंदर बॉयज के गुण है, और कुछ बॉयज ऐसे हैं जिसके अंदर लड़कियों के गुण है। तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं वो बॉयज है, तो इसका मतलब ये जो आपस में जो मैंने छायांकित भाग किया है ये क्या है, आपके आलसी के अंदर नहीं जा सकता। इसने बोला गया है भी कोई भी लड़का आलसी नहीं है। अगर ये छायांकित भाग अगर आलसी में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भी, ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी, ये रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको ट्रू करने के लिए, सही करने के लिए आपको क्या है, ये वाला डायग्राम है, ये जो छायांकित डायग्राम है ये आपका आलसी के अंदर नहीं जा सकता, ये आलसी के अंदर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हो गया भी कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी ये जो छायांकित भाग है ये कभी भी आलसी के अंदर नहीं जा सकता। अब इसके अंदर देख लो, इसके अंदर देखोगे तो ये वाला भाग नहीं जा सकता, तो दोनों के अंदर सही है। इसके अंदर ये वाला भाग नहीं जा सकता और इसके अंदर ये वाला भाग नहीं जा सकता, तो इसका मतलब दोनों के डायग्राम के अंदर ये सही आ रहा है, तो इसका मतलब केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड पालन कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट, ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टानी होती है, तो ये आग्नेय चट्टानी होती है। कौन सी चट्टानी होती है, आग्नेय चट्टानी होती है। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए थे 99 हुए थे भी टोटल, सारे के सारे पेपर है वो मैंने आपको इसी चैनल पे करवा रखे हैं, और सभी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के उन क्लासों को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी अर्थ आवर।
अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो ये 2007 में शुरू हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। अभी इसमें जोड़ लो भी, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 7 9, तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद में 3 और 3 6, 6 6 12 आ जाएगा 1, और उसके बाद में 4 और 9 13, 13 और 2 कितने होते हैं 15 और 1, और उसके बाद में यहाँ पे क्या किया था अभी अपने, 1 मिनट, 3 और 3 6 6 6 12, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो भी 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो भी इसको 8 और 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 96 29, और बराबर में यहाँ पे x मान लेता हूँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, बराबर में इसको जोड़ लो, 5 और 3 8, 1 6 7 13, 1 और 5 और 1 6, यानी 63 से 18। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से करना आपको कुछ नहीं है, ओनली फॉर इस x को बराबर से दूसरी साइड में लेके जाना है। ये यहाँ पे माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये भाई साहब है वो प्लस के हैं तो इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में 63 18, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 में से 1 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में 1 जाएगा 1, और 6 में 3 जाएगा 3, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो 3311 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 66 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखो भी यहाँ पे इसका अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर है, यहाँ पे कितने का 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का 9 का अंतर है, यहाँ पे कितने का 64 का अंतर है, और यहाँ पे आगे देखो, आगे ही बताना है आपको। अब देखो भी, अब इसके अंदर अगर मैंने 1 की पावर है वो 0 कर दी तो क्या होगा, 1 ही होगा। 2 की पावर मैंने 1 कर दी तो कितना होगा, 2 ही होगा। और यहां से 1 की पावर मैंने 1 कर दी, 2 की पावर मैंने 1 कर दी, 1 की पावर 0 कर दी, 2 की पावर 1 कर दी, 3 की पावर फिर मैंने 2 कर दी, और 4 की पावर फिर मैंने 3 कर दी, और अब 5 की पावर क्या करूंगा, 4 करूंगा। चीजें समझ पाई, कुछ समझ में आया। अब देखो भी 3 की पावर 9 होते हैं, 9 का अंतर है, यहाँ पे 4 की पावर 3 64 होते हैं, और 5 की पावर 4 कितने होते हैं, 625 होते हैं, यानी 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 625, तो 193 में 625 जोड़ूंगा तो 818 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। देखो भी 50% को क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा फ्रैक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या थी, उनकी माप 2 थी, और अब 1 की वृद्धि होगी तो 3 होगी। अब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अब ये पहले 2 थी उसकी भुजा, अब 3 होगी, तो पहले स्क्वायर करोगे तो 4 उसका क्षेत्रफल था, और अब 9 हो गया। तो कहने का मतलब है भी कितने की वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन आपको बताना है, तो परिवर्तन आपको बताना है, तो यहाँ पे 4 से 9 यानी 5 की वृद्धि होगी, कितने के ऊपर हुई है, 4 के ऊपर हुई है, इंटू आपको क्या करना है 100, तो यहाँ पे हो जाए 4 कम 4 25 चौका 100, 25 5 125, तो 125% की वृद्धि होगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 68 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी ए और बी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो सी को अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखो ए प्लस बी किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस कार्य को, अगर सी मिल जाता है तो ये उस कार्य को 14 दिन में कर देते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया 42, 21 दुए 42 होते हैं और 14 तिये 42 होते हैं। आई एम राइट। अब देखो भी सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहां से सी की धारिता निकाल लो। ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 2 कार्य करते हैं, और ये तीनों मिलकर के एक कार्य को 3 दिन में करते हैं। कैसे, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 2 कार्य करते हैं और तीनों मिलकर के एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी एक दिन में 1 ही कार्य कर रहा है। तो पूरा करने में इस कार्य को पूरा, यानी कार्य कितने हैं टोटल 42 है। अब एक दिन में 1 कार्य करता है तो 42 दिन में 42 ही कार्य होंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भी अपने सभी दोस्तों के साथ में।
जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो उन सभी के पास एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो भी 70 नंबर क्वेश्चन है, के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो 1964 के बाद में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। अब देखो भी ऑप्शन के हिसाब से इसको करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, तो पहली बात तो ये है भी अगर मैं प्रत्येक के अंदर से 3 माइनस कर दूं तो वो संख्या 8, 12 और 16 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा भी पूरी डिवाइड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 70 में से 3 निकाल दूं मैं तो मेरे पास में 67 बचेगा। अब 67 है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको कैंसिल करो। अब इसमें से 3 निकाल दूं मैं तो ये अपने पास में 45 बचेगा जो कि न तो 12 से न 16 से और न 8 से, तो इसको भी डिवाइड कैंसिल करो। इसमें से 3 निकाल दूं तो ये मेरे पास में बचेगा 144 और 144 देख लो भी 12 से डिवाइड तो हो रहा है और 16 से भी ये डिवाइड हो रहा है। 16 आठे तो नहीं होते, 16 निमा, 16 को 9 से गुणा करोगे तो 144 हो जाएंगे और ये 8 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, बच गया कितना 6, 64, 8 8 64, तो ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला और देख लेते हैं। तो 56 में से 3 निकालोगे तो 53 हो जाएगा। 53 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 8, 12 और 16 से डिवाइड होगी नहीं, तो आपका ऑप्शन ही एक बचा है 147। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत आपको कितना दे रखा है, 36 था, कोई टाइम में था भी। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर के क्या हो गया, 37.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर के 37.2 हो गया। तो छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत आपको ज्ञात करना है। टोटल औसत कितना, औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो भी 25 छात्र थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका औसत है वो क्या है, 36 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 को 36 के साथ में गुणा करवा दो भी, तो 25 छिक्का तो होते हैं 150, 15 बच गया, और 25 3 75, 75 और 15 900, 90, 900 बन गया। इसी प्रकार से अब क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के, यानी एक छात्र है वो समूह छोड़ दिया, टोटल छात्र कितने बचे, 24। अब उसके औसत बढ़ करके कितना हो गया, 37.5 हो गया, 37.5। अब 24 का 37.5 के साथ में गुणा करवाओगे, 37.5 गुणा आपके पास में 24 से करवाओगे तो भी कितना होगा, 900 ही होगा, तो भी कितना होगा, 900 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो भी एक अन्य छात्र उस समय में शामिल हो जाता है, वापस एक छात्र आता है, एक छात्र वापस आने पर उसके प्राप्तांकों का औसत घटकर के कितना हो जाता है, 37.2 हो जाता है। तो अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए भी, 25, और यहाँ पे इसका औसत कितना हो गया, तो ये इसका औसत है वो 37.2 हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 930 आ जाएगा। अब 37.25 से गुणा करो भी, 37.2 से 37.2 को किसके साथ गुणा करवाना है आपको, ये करवाना है 25 के साथ में, तो ये हो जाएगा 930। अब देखो भी यहाँ पे भी 25 छात्र है और यहाँ पे भी 25 छात्र है। अब इसके बीच में एक छात्र ने हेरा फेरी किया, कहने का मतलब क्या है, एक छात्र यहाँ से गया था पहले और उसकी जगह फिर वापस क्या आ गया, दूसरा छात्र आ गया, वापस क्या आ गया, दूसरा छात्र आ गया। अब यहाँ से 900 यानी 930 में से ये 900 घटा दो भी, 930 में से 900 घटाओगे तो 30 बच गया। तो उन दो आपके छात्र थे, उन 2 छात्रों का आपको कुल प्राप्तांक कितने हैं उन 2 छात्रों का, तो उन 2 छात्रों का कुल प्राप्तांक है वो कितना हो गया, 30 हो गया। अब औसत ज्ञात करना आपको, तो 2 का भाग लगा दो इसमें, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो शामिल होने वाले और छोड़ने वाले छात्र के प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 73 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का
प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो वो ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक पुरुष एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ में कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? देखो भी एक मैन तो उस कार्य को 8 दिन में करती है, बराबर है एक मैन उस कार्य को 8 दिन में करता है और एक वोमेन है वो उस कार्य को 12 दिन में करती है, बराबर है भाई, कार्य तो बराबर है। अब यहाँ पे 8 मैन बराबर क्या हो जाएगा भाई? 8 मैन बराबर में 12 वोमेन हो जाएगी। अब एक मैन बराबर में क्या आ जाएगा? तो एक आदमी बराबर में आ जाएगा 12/8 वोमेन। अब देखो भी एक मैन का अनुपात आपको आ गया 12/8। अब इसमें इस कार्य को 2 दिन में पूरा करना है, इसको एक बार होल्ड पे रखो। करने के लिए 2 पुरुषों के साथ में कितनी महिलाएं लगेगी? अब एक पुरुष के बराबर में 12/8 महिलाएं हैं, तो 2 पुरुषों के बराबर में कितनी महिलाएं हो जाएगी? तो 2 से गुणा करवा दो, 12/8 × 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो कहने का मतलब 3 महिलाएं, यानी 2 पुरुषों की जगह 3 महिलाएं। 2 पुरुषों बराबर है 3 महिलाओं के, तो यहाँ पे 2 पुरुषों की जगह में 3 महिलाएं ले लेता हूं, तो ये 3 महिलाओं के बराबर है ही। और प्लस में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस x महिला और ले लेता हूँ, अपने को पता नहीं है कितनी महिलाएं लेनी है, तो x महिलाएं, और ये सारा क्या है 2 दिन के अंदर कार्य करेंगे। बराबर में यहाँ पे क्या है, ये एक महिला वाला उठा लेते हैं, तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करती है? 8 दिन में करती है। कुछ चीजें समझ पाए क्या? इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैंने महिला के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको महिला के अंदर आंसर लेके आना है। भी यहाँ पे मैंने एक मैन का रेशियो निकाला, भी एक मैन बराबर 12/8 महिलाएं हैं। अब यहाँ पे 2 पुरुषों के साथ में बताना है, तो 2 पुरुषों के साथ में, तो 2 पुरुष है वो कितने के बराबर हो गए? 2 पुरुष है वो 3 महिला के बराबर कार्य करते हैं, तो 2 पुरुषों की जगह मैंने 3 महिलाएं ले ली। यहाँ पे 2 पुरुष न लेकर के यहाँ पे 3 महिलाएं ले ली, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा पर्सन है वो मैंने महिला के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 3 महिलाएं थी, 2 पुरुषों के साथ में बतानी थी, तो 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं ले ली, और प्लस में x महिलाएं और चाहिए अपने को, तभी क्या 2 दिन में काम होगा। और यहाँ पे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो सेम का सेम है ही भी, एक महिला है वो एक कार्य को 12 दिन में करती है भी। एक महिला है वो एक कार्य को, एक जो महिला है एक वोमेन किसी कार्य को 12 दिन में करती है। ये देखो भी एक महिला इस कार्य को 12 दिन में कर रही है, तो यहाँ पे 12 आ गया, बराबर में ये कितना हो जाएगा? 3 2 तिया 6, और प्लस में 2x आ गया। अब ये 6 है वो यहाँ से इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, बराबर में 2x, तो x बराबर में क्या आ जाएगा? 3। क्या दिक्कत है क्या? x हमने माना क्या था? महिलाओं की संख्या मानी थी, तो 3 महिलाओं की और आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर के वो 2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। आगे देखो भी मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो तेलंगाना के अंतर्गत हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 9 × 144 है वो 12 के रूप में बाहर आ जाएगा, अपॉन में 4 × 3 × 484 है वो 22 के रूप में बाहर आ जाएगा, इंटू 1/729 है वो 27 के रूप में बाहर आ जाएगा। काट दो जो कट रहा है वो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 22 तिया 66, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो भी 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। तो 26 मीटर की एक मीनार है, ये लो, ये 26 मीटर की मीनार है, और ये कितनी दूरी से अभी? तो ये 24.5 एक मीनार को 24.5 यानी ये 24.5 मीटर की दूरी से क्या है देख रहा है इसको, और प्रेक्षक की हाइट कितनी है? तो 1.5 मीटर है, तो ये लो 1.5 मीटर हो गया। अब उसका प्रेक्षक की आंख तो यहाँ पे होगी भी, तो अब इसको इस प्रकार से मैं मिला दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये प्रेक्षक है और यहां से देख रहा है, तो आपको ये ज्ञात करना है भी, ये ज्ञात करना है। तो इसकी दूरी कितनी है? 1.5 है, तो ये ऊपर वाली दूरी यानी यहां से लेकर के और यहां तक ये दूरी कितनी बचेगी? 24.5 बच गई, और ये टोटल कितनी है? 26 है। तो यहाँ पे अब लाल बट्टा कक्का लगा दो, LAL
KKA, लाल बटा कक्का। अब लंब बटा आधार के अंदर आपको रिलेशन लेके आना है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता क्या है, tan, लंब बटा आधार tan। तो tan बराबर में tan थीटा बराबर में क्या है 24.5 अपॉन में लंब कितना 24.5, आधार कितना 24.5। तो 24.5 से 24.5 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर में 1। तो tan की टर्म के अंदर है वो 1 किसका मान होता है, 45 का मान होता है। तो यहां पे tan थीटा बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में tan 45 का मान, tan 45 का मान। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 45 डिग्री, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम हो जाएगा भाई, पायसम सेटाइवम 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 79 नंबर क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आए थे। तो अफगानिस्तान से आया था भाई अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से आया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो जो नियम यहाँ पे लगा रहा है वही नियम आपको यहाँ पे लगाना है भी, देख लो MOLECULES। अब इसको लिखेगा ये SLEUECLMO, और यहां पे इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं TRANSDUCTION। अब देखो भी, अब इसने S को ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इस N को ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में इसने E को, यानी उसने एक छोड़ दिया E को, और आगे वाले संख्या को, आगे वाले अक्षर को लिख दिया L को। तो मैं एक यहाँ पे U को छोड़ रहा हूं भी, सॉरी O को छोड़ रहा हूं और आगे वाला लिख रहा हूं I आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो छोड़ा था ना I, छोड़ा था E, वो E यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने O छोड़ा था यहाँ पे, तो O आ जाएगा। उसके बाद में फिर ये क्या लिख रहा है U, यानी आगे वाला L वाले से आगे वाला लिख रहा है, तो U आ गया। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका T, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक एक छोड़ करके लिख रहा है। अब C नहीं लिखेगा, अब E लिखेगा भी, तो E लिखेगा तो ये लो E आ गया। तो यहाँ पे अब आपका C नहीं लिखेगा, अब आपका U लिखेगा भी, तो यहाँ पे U आ गया। इसी प्रकार से फिर क्या लिखेगा, फिर C जो छोड़ा हुआ था ना वो लिखेगा। अब यहाँ पे अपन छोड़ के क्या आए थे, C छोड़ के आए, तो यहाँ पे C लिख दिया। उसके बाद में L लिखेगा भी आगे वाला, ये क्या है L लिखेगा, तो यहाँ पे L लिख दिया। तो उसके बाद में D लिखेगा भी, यहाँ पे D लिख दिया। और उसके बाद में D लिख दिया, तो अब S नहीं लिखेगा। कहने का मतलब अब क्या है, O नहीं लिख रहा है, ये M लिख रहा है, तो यहाँ पे एक बीच में छोड़ रहा है भी, तो अब N लिखेगा तो N लिख देगा, और उसके बाद में S लिख देगा भी। और उसके बाद में यहाँ N तक आ गए अपन, यानी S बीच में एक छोड़ दिया, और फिर A लिखेगा, और फिर A लिखने के बाद में फिर हमने क्या छोड़ा था यहाँ पे T लिखो भी, T, और फिर आ जाएगा आपका R। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये क्या कर रहा है, बीच में एक एक छोड़ रहा है भी, यानी S लिख दिया, फिर एक छोड़ दिया L लिख दिया, फिर पहले वाला जो आपने छोड़ा था वो लिख दिया E, और फिर L को छोड़ दिया एक प्रकार से, और फिर U लिख दिया। उसके बाद में फिर C नहीं लिखेगा, फिर आप E लिखोगे, उसके बाद में वापस C पे आओगे। इस प्रकार से चल रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कोरोना एक घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है। 1 घंटे के अंदर एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है। 2 घंटे 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ेगी। अब 2 घंटे तो है, अब 15 मिनट को घंटे के अंदर चेंज कर लो, तो ये 60 से गुणा करवा दो भी, 15 कम 15 भाग करवा दो, 15 कम 15, 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4। तो अब इसको सही बटा में बनाओगे तो 4 2 8 और 1 9, 9/4 घंटे हो जाएगा, 9/4 घंटे। अब देखो भी 1 घंटे में 1/4 हिस्सा पड़ता है, तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर 1/4 हिस्सा पड़ता है, तो 9/4 घंटे में कितना पड़ेगा, तो 9/4 चौका 16, तो यहाँ पे 9/16 भाग पड़ जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ये करंट अफेयर का है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। तो डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। डेविड रिकार्डो को, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
अब 84 नंबर क्वेश्चन में देखते ही मेरे को पता है 1 नंबर ऑप्शन करके आओगे, कुछ भी नहीं सोचोगे आप भी। 0.225 और 0.227 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती है, कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती है ये आपको बताना है। अब यहां से 2 और 1 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में मेरे को बता दो, या फिर 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या आती है। ऐसे देखेंगे तो कितनी भी संख्या नहीं आ रही, लेकिन इसने क्या है, दशमलव संख्या पूछी है अभी, और वैसे आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 ही आएगी, लेकिन दशमलव संख्याएं हैं वो अनंत आ सकती है। इसके बीच में अनंत आ सकती है भी, 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, कुछ भी नहीं आ रही, देख लो कुछ आ रही क्या, 1 के बाद में 2 ही आता है। लेकिन 2 में से अगर आप 1 घटाओगे, यानी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में है वो संख्याएं 1.1 आ सकती है, 1.2 भी आ सकती है, 1.112 भी आ सकती है, 1.002 भी आ सकती है। तो ये क्या है, 1 और 2 के बीच में ही है, और यही इसने पूछा है अभी दशमलव संख्या कितनी आ सकती है, तो अनंत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा, न कि 2। अब 227 में से 225 घटाओगे तो 2 ही आएगा, लेकिन इसने यहाँ पे दशमलव संख्या पूछी कितनी आ सकती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 86 नंबर क्वेश्चन, उस पद का चयन करो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहां पे देखो भी, अब 1 से 3 2 बढ़ा दिया, 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी, जड में से 2 घटाया 24, यानी 26 में से 2 घटाया 24, 24 में 2 घटाया 22, 22 में 2 घटाओगे तो 20, तो टी आ जाएगा, जो कि 70 आ जाएगा ये। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 87 नंबर क्वेश्चन। अब 87 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है भी, एक सुनार के पास सोने के 5 नग है, P, Q, R, S और T, जिसमें से प्रत्येक का वजन क्या है, भिन्न भिन्न है। अब इसने बोला भी T का वजन S से 3 गुना है, जो T का वजन है ना वो S से 3 गुना, तो S के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसका क्या है, 3 गुना है भी, ठीक है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देते हैं भी, S के अकॉर्डिंग है, S से अकॉर्डिंग क्या है, T को 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 का गुना करा देता हूं मैं। S के अकॉर्डिंग T को T का वजन है वो S से 3 गुना है, तो S का जितना भी वजन है उसका 3 गुना करवा दो, T आ जाएगा। S का वजन R से 4 गुना है, तो S का जो वजन है वो R से 4 गुना है, तो ये लो R का 4 गुना करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से R का वजन है वो Q से आधा है, R का जो वजन है वो Q से आधा है, तो इसका मतलब क्या है, ये Q से छोटा है, तो यहां पे हो जाएगा Q, और Q फिर क्या है, इसका आधा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भी, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करूं मैं तभी Q आएगा भी, और Q इसका आधा हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब क्या है, ये मान लो भी R का वजन 1 है, 2 से गुणा करूंगा तो इसका वजन 2 हो जाएगा। तो यही इसने बोला भी R का वजन Q से आधा है, तो Q से आधा कब होगा, जब Q का वजन 2 है और R का वजन 1 है, तभी आधा होगा। तो आगे देखो भी, नेक्स्ट Q का वजन P से आधा है, Q का जो वजन है वो P से आधा है, तो P से आधा है, तो इसका मतलब क्या है, P से आधा है, तो इसका मतलब क्या है, P का जो भी वजन है, P का जो भी वजन है उसका क्या कर दो भी, ये लो Q का जो भी वजन है उसका 2 गुना कर दो, यहां पे आ जाएगा आपका P। P का Q का वजन P से आधा है, अब P से आधा हो गया ना, Q का जितना भी वजन था उसका दुगुना क्या है, P है, तो ये आधा हो गया। P का वजन T से कम है, P का वजन है ना वो क्या है, T से कम है, T से क्या है, कम है, किंतु R से अधिक है, किंतु आपका जो ये R है ना उससे क्या है, अधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोने का नग वजन में सबसे हल्का है, तो वजन में सबसे हल्का तो R है, अभी सबसे हल्का क्या आ जाएगा, R हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसने लिखा भी 3 और फिर इसको क्या कर रहा है, ये 1 1 1 और फिर यहाँ पे 7 और आगे बताना है क्या आएगा। अब देखो भी, इसके अंदर अगर अपन लॉजिक लगाएं तो इसमें क्या लग सकता है भी, इसका अगर स्क्वायर क्यूब करवाएंगे तो भी ये नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हो गया भी, आप क्या करवा दो, 111 के अंदर है वो 3 का भाग करवा दो, 3 3 9 बच गया, 2 21, 3 7 21, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, 3 को 37 के साथ में गुणा करवाया जा रहा है। तो इसी प्रकार
से 7 को 37 के साथ में गुणा करवा दो, 7 7 49, 4 7 21, 21 और 4 25, तो 259 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। 259 है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अभी 37 से गुणा करवाया, 3 को 37 से गुणा करवाया और 7 को 37 से गुणा करवाया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें। देखो भी ए को क्या लिखेगा, ये ए को यहाँ पे देखो भी 3 लिख रहा है, ये ए को आपका 3 लिख रहा है, तो यहाँ पे ए को 3 लिख दो। उसके बाद में एन है, एन को क्या लिख रहा है, ये 8 लिख रहा है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। और टी को क्या लिख रहा है, ये टी ये रहा, टी को फिर 5 लिख रहा है भी, तो 5 लिख दो। उसके बाद में ई को क्या लिख रहा है, ये ई को 3 लिख रहा है। उसके बाद में आर को क्या लिख रहा है, तो ये रहा आर, तो आर को 4 लिखेगा, तो ये हो जाएगा आपका 38,534, 38,534, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, डी डब्ल्यू यानी डी आता है 4 पे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा जे। इसी प्रकार से डब्ल्यू आता है 23 पे, 23 में से 2 गया 21, 21 में से 2 गया 19, 19 में से 2 गया तो 19 आता है, 19 में से 2 गया 17, 17 पे आएगा क्यू, तो जयपुर क्वीन यानी जे क्यू आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है। आप कोई फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई भी सामान लेते हैं तो आप ईएमआई करवा लेते हैं ताकि आपको क्या है एक साथ पैसे ना देना पड़े। तो कहने का मतलब क्या है भी व्यय क्या है, व्यय का एक दूसरा रूप है ईएमआई, व्यय का एक दूसरा रूप है ईएमआई। अब व्यय क्या होता है, व्यय हफ्ते के अंदर एक बार हो सकता है और प्रत्येक दिन भी हो सकता है। यानी आज व्यय आपने 50 रुपए का कर दिया, आज है वो आपने व्यय 50 रुपए का कर दिया, ठीक है, और उसके 10 दिन बाद में आपने 25 रुपए का व्यय कर दिया और उसके बाद में आपने महीने तक व्यय नहीं किया। तो व्यय क्या है, एक लिमिट नहीं है, व्यय की लिमिट नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ में बैठ जाओगे तो 1500 का खर्चा कर दोगे, वो एक व्यय है, और आप अपने दोस्तों से 2 महीने नहीं मिले तो वो व्यय नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, व्यय की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ईएमआई क्या है, ईएमआई मंथली आती है, यानी महीने टू महीने, और इसकी एक लिमिट है। कहने का मतलब ये है भी आपने कोई अपनी जो ईएमआई करवाई है कोई प्रोडक्ट की और उसका आपने किस्त, एक प्रकार से किस्त ही होगी ये, आपने किस्त बंधवा ली 200 रुपए की, तो वो प्रत्येक महीने 200 रुपए ही आएगा, 200 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा, प्रत्येक महीने 200 रुपए आएगा तब तक कि ईएमआई आपकी खत्म ना हो जाए। अब देखो भी ये चीजें तो आप समझ पाए। अब देखो भी आय, एक तो होती है आय और एक आय है वो आपकी किसी भी स्रोत से हो सकती है, आय है वो आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है भी। आपने एक तो आपने कहने का मतलब ये है भी एक मजदूर मान लो, एक मजदूर है, ये मजदूर है वो कार्य करने के लिए आज गया तो उसको 500 रुपए का आय होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी आय है। अब 2 दिन ये काम पे नहीं गया तो उसको आय नहीं मिलेगी। अब ये फिर इसने क्या है 5वें दिन फिर काम पे गया और इसने को 500 रुपए फिर मिल गए, फिर इसको 2 दिन तक कार्य नहीं मिला, तो एक प्रकार से ये इसकी आय है भी, ये आय 500 रुपए में काम करके आता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं वेतन की, तो आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, आप सरकारी नौकरी लग गए, एनटीपीसी में लगे, आपकी तनख्वाह है 50,000 रुपए, ये आपका वेतन है। अब ये 50,000 रुपए है ना, ये आपको महीने, आपका जैसे ही महीने होगा आपका पास मैसेज आएगा फोन में, वो आपका फोन पे या फिर जो भी आप भीम यूपीआई जो भी चलाते हैं उसमें भी आपके 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। अगला महीना हुआ फिर 50,000 रुपये आ गए, अगला महीना हुआ फिर 50,000 रुपये आ गए, अगला महीना हुआ फिर 50,000 रुपये आ गए। कहने का मतलब क्या है, इसका एक प्रकार से क्या है लिमिट है, और ये 50,000 रुपये इस प्रकार से ये महीने टू महीने आता है। ईएमआई महीने टू महीने आती है, आपका वेतन भी महीने टू महीने आएगा, यानी महीने टू महीने, लेकिन आय है वो महीने टू महीने नहीं चलती, और न ही आपका व्यय वो एक प्रकार से सीमित होता है। अगर ये मान लो भी ये व्यक्ति किसी कार्य को 2 घंटे करके आता है तो उसको 20 रुपए मिलते हैं, लेकिन इसी प्रकार से ये व्यक्ति अगले दिन जाता है और वो क्या है 6 घंटे कार्य कर देता है तो उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो वही आय का वेतन के साथ में जो रिलेशन है, वही संबंध है वो व्यय का ईएमआई के साथ में है। चीजें समझ पाए। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 93 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ में वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है। तो आमलेट है वो किससे बनती है, अंडे से बनती है। तो इसी प्रकार है वो धातु किससे बनती है, एसिड से बनती है। धातु है वो एसिड से बनाई जाती है,
तो आमलेट है वो अंडे से बनाई जाती है, धातु एसिड से बनाई जाती है, आमलेट अंडे से बनाई जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें है वो ए आता है आपका कितने पे, ये आता है 1 पे, और 1 में से मैंने 2 घटा दिया तो 25 आ गया। इसी प्रकार से 25 में से मैंने फिर कितना घटाऊं कि यहाँ पे, और ये देखो भी आपका ओ आता है 15 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, और इसमें क्या कर दिया 8 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे इसने 2 माइनस किया था, और यहाँ पे अगर ये 4 माइनस कर दिया, अब क्या कर दे 4 माइनस कर दे। कहने का मतलब क्या है, ए से वाई गया तो इसने 2 माइनस कर दिया। अब इस 2 का दुगना माइनस करेगा तो ये 25 पे आता है, 25 में से 4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 21, और फिर 21 में से यानी ये यहाँ पे 4 माइनस कर दिया। अब उसके बाद में इसने क्या है 4 माइनस नहीं करेगा, बीच में 2 का गैप आएगा। अभी यहाँ पे 2 का गैप, फिर यहाँ पे भी 2 का गैप, तो ये क्या करेगा 6 माइनस करेगा। 21 में से 6 माइनस करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 21 में से 6 15 पे आ जाएगा आपका ओ, फिर 8 माइनस करेगा। इस प्रकार से चलेगा, पहले 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, और फिर 6 माइनस करेगा। तो 21 में से 6 गया तो आपके पास में 21 में से 4 गया तो आपके पास में बचेगा 21। क्या हो रहा है ये, यानी पहले क्या किया इसने 2 माइनस किया, फिर इसने क्या किया 4 माइनस किया, तो 25 में से 4 जाएगा तो 21 यू आएगा भाई। अब 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 33 और 53 के बीच में देखो भी अंतर कितने का है, तो 0 और 20 का अंतर आ रहा है। यानी पहले इसने क्या किया, पहले इसने 5 जोड़ा, फिर इसने 10 जोड़ दिया, यहाँ पे कितने का जोड़ दिया 10 जोड़ दिया, 10 का गैप आ गया, और 3 से 8 हुआ तो 5 जोड़ दिया, फिर 10 का गैप आएगा तो दुगना करेगा तो 10 का गैप आएगा, 18 जोड़ दिया, 18 हो गया, फिर 15 तो 15 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 23, आई एम राइट, और फिर 20 जोड़ेगा, 15 जोड़ेगा तो 23 थोड़ी ना होगा, 8 5 13 33 होगा। अभी 33 हो रहा है, ये 33 हो जाएगा, और फिर 33 में 20 जोड़ेगा तो 53 हो जाएगा। बात सही है ना एकदम। 5 10 पहले संख्या के अंदर 5 जोड़ रहा है, फिर 10 जोड़ रहा है, तो फिर 15 जोड़ रहा है, फिर 20 जोड़ रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। तो 8 में क्या जोड़ेगा अभी, पहले 5 जोड़ दिया, फिर 8 में 10 जोड़ेगा तो 18 आ जाएगा अभी, U18। तो ऑप्शन ही आपके पास में एक ही है U18 का, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे करना चाहो तो यहाँ पे देखो भी ई में से 4 जोड़ा कितना हो गया 5, यानी ए है, ए में से 5 जोड़ा तो ए में से 4 जोड़ दिया, 1 के अंदर 4 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 पे ई आ गया, और यहाँ पे देखो भी ये आता 13 पे, और 13 और 4 कितने होते हैं अभी, 13 और 4 17 होते हैं, यानी 4 प्रत्येक के अंदर 4 जोड़ रहा है। तो अब क्या करेगा ये ई के अंदर, यानी ई आता है 5 पे, 5 में 4 जोड़ेगा तो 9 आ जाएगा, और 9 पे आता है आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। आगे देखो भी नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र है जो एक पाठन कार्यक्रम में GHI JK L JK और L नामक पुस्तक में से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। ए बी जी, ए और बी, ए और बी है, ये जी जे और एल पुस्तकें नहीं पढ़ते। एक तो जी पुस्तक नहीं पढ़ता, यानी पुस्तकों का नाम है GHI JK L, और ए और बी है ना, ये न तो जी न जे और न ही एल, ये पुस्तकें नहीं पढ़ते। ये एफ एच पुस्तक पढ़ता है, एफ है ना वो एच पुस्तक पढ़ रहा है भी, ठीक है। उसके बाद में उसने बोला है बी सी और डी, बी सी और डी ये कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ते, तो ये आई और एल पुस्तक नहीं पढ़ते। तो ए कौन सी पुस्तक पढ़ेगा ये आपको बताना है। अब देखो भी ए, अब पुस्तक आपके पास में ऐसी देखो भी, एक तो कॉमन आ रही है एल पुस्तक कॉमन आ रही है, एल पुस्तक कॉमन आ रही है, तो एल है वो न तो बी सी डी पढ़ेगा और न ही ए बी पढ़ेगा। अब इसके अंदर आपके पास में एक बच गई एच आ गई, जे जी और जी और जे है, ये पुस्तक भी ए और बी नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी और जे है वो कौन पढ़ सकते हैं, तो जी और जे है वो आपका जी और जे सी और डी में से पढ़ सकता है, कोई सी और डी में से जी और जे पुस्तक पढ़ सकता है। अब एल आपके पास में बच गया, एल न तो बी पढ़ेगा और न ही ए पढ़ेगा, तो आपके पास में आई पुस्तक बच गई एक,
आई पुस्तक बची है, आई पुस्तक है वो बी नहीं पढ़ेगा, तो आई पुस्तक फिर पढ़ेगा कौन? ए। तो आई पुस्तक पढ़ेगा भी ए कौन पढ़ेगा? आई पुस्तक पढ़ेगा, जो कि ए कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? तो आई। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या? क्योंकि जी, जे और एल, तो ये पुस्तक आपकी कौन नहीं पढ़ रहा? ये पुस्तक है वो आपका जी, जे, ये आपकी सी और डी पढ़ रहा है अभी, यानी जी, जे और एल, ए, बी नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब सी और डी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पुस्तक और बच गई, और वो बच गई आपकी के पुस्तक बच गई। के पुस्तक कौन पढ़ेगा फिर? के है वो बी भाई साहब पढ़ेंगे। चीजें समझ पाए? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 95 नंबर क्वेश्चन। जीन और कैथरीन सिड्रेल की मौसी है। जीन है और कैथरीन है, जीन और कैथरीन है, वो किसकी मौसी है भी? ये सिड्रेल की मौसी है, ये सिड्रेला की मौसी है। चार्ल्स सिड्रेला का पति है, चार्ल्स है ये सिड्रेला का पति है। पति कौन है अभी? चार्ल्स। ठीक है, नाम ही गजब की अभी, चार्ल्स, सिड्रेल, जीन, कैथरीन। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसाबेला। इसाबेला है वो चार्ल्स की सास, इसाबेला चार्ल्स की सास की मां है, इसाबेला। अब यहां पे देखो भी, ये रहा इसाबेला, इसाबेला है, ये क्या है? इसाबेला चार्ल्स की सास है, चार्ल्स की सास, ये रही सास, और इस सास की क्या है? ये मां है, ये क्या है? मां है। तो इसाबेला का जीन के साथ क्या संबंध है? इसाबेला का जीन के साथ क्या संबंध है? अब ये जो सास है ना, ये सिड्रेला की क्या है? मां है, सिड्रेला की मां है। और सिड्रेला की मौसी कौन सी है? तो जीन और कैथरीन। तो मेरे को ये बता दो, जीन और कैथरीन, फिर आपकी जीन और कैथरीन और सिड्रेला की सास, तीनों बहन है भी ये दोनों इसकी मौसी लगी है। तो मौसी कौन लगती है? जो माँ की बहन हो, जो माँ की बहन है वो मौसी लगती है भी। तो जीन, कैथरीन, ये सिड्रेला की मौसी है, और चार्ल्स की जो सास है वो सिड्रेला की माँ है। और सिड्रेला की माँ, जो सिड्रेला की माँ है, उसकी माँ आपको बताना जीन के साथ क्या लगेगी? तो ये इसकी भी माँ लगेगी, यानी चार्ल्स की माँ, जो चार्ल्स की सास है उसकी इसाबेला माँ है। तो ये इन दोनों की माँ है, क्योंकि ये तीनों क्या बहनें हैं, यानी जीन, कैथरीन और ये जो सास है ना, जो कि सिड्रेला की माँ है, ये तीनों बहनें हैं। और इनकी माँ है वो क्या है? इसाबेला है। तो ये इसने बोला भी इसाबेला का संबंध जीन के साथ क्या है? तो माँ का संबंध है। आगे देखो भी, दिए गए विकल्पों में से असंगत आपको बताना है। तो चांदी, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और धातु, तीनों के तीनों क्या है? धातु के अंदर आती है। तीनों की तीनों क्या धातु है? चांदी भी एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है, प्लेटिनम भी एक धातु है, और धातु इसमें से असंगत हो जाएगा। फिर आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो, इसने CEA क्या लिखा है? HCEHC। अब देखो प्रत्येक के अंदर 2-2 बढ़ा रहा है, नहीं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 1 और 2 3, तो 2 3 2, पहले 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया। तो यहाँ पे JQM, अब पहले क्या बढ़ाएगा? 2 बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा L, और फिर 3 बढ़ाएगा तो 17 और 3 कितने होते हैं? 17 और 3 20 होते हैं, और फिर 2 बढ़ाएगा तो 13 और 2 15, तो O आ जाएगा LTO। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है स्टेटमेंट दे रखा भी, एक उपन्यास संपादक ने अपने क्लाइंट को बताया, एक उपन्यास संपादक ने अपने क्लाइंट को बताया, महोदया आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी, हमें अत्यंत अफसोस है। अब अत्यंत अफसोस कब होगा भी? जब कोई चीज है वो गलत नहीं होनी चाहिए थी और गलत हो गई। कोई चीज है वो गलत नहीं होनी चाहिए थी और वो गलत हो गई, तब वो अत्यंत अफसोस करेगा। अगर गलत कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगी तो भी चलेगा, तो वहां पे अफसोस करने की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी धारणा क्या है, तो पुस्तक के कवर पर लेखन का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही बात, अभी महत्वपूर्ण था, तभी अफसोस की बात, अभी महत्वपूर्ण बात थी और वो भी हमने गलत कर दी, ये एक अफसोस की बात है। चीजें समझ पाए? पुस्तक के कवर पर लेखन का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल गलत बात, नेगेटिव सेंस निकाल रहा है भी। तो यहाँ पे केवल धारणा आपके फर्स्ट नहीं था इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट
99 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है वो CUMIN को क्या लिख रहा है, ये AVKJL लिख रहा है। अब देखो भी, पहले क्या किया, -2 किया, फिर क्या किया, +1 किया, -2 किया, +1 किया, -2 किया। चीजें समझ पाए क्या? तो ALIEN में देख लो क्या करेगा, पहले -2 करेगा, -2 करेगा तो ये आ जाएगा आपका 25, और फिर +1 करेगा तो आ जाएगा M, फिर -2 करेगा तो ये आ जाएगा G, और फिर ये करेगा +1 करेगा तो ये आ जाएगा F, और फिर -2 करेगा, 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा अभी 12L। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी सैनिक का एक प्रकार से हथियार क्या होता है भी, युद्ध टैंक होता है भी, और इसी प्रकार से किसान का हथियार क्या होता है, ट्रैक्टर। किसान का ट्रैक्टर होता है भी, यानी जिस प्रकार से सैनिक है वो युद्ध के अंदर ट्रैक्टर से युद्ध के अंदर है वो टैंक से काम में लेते हैं, तो किसान है वो खेत के अंदर है वो ट्रैक्टर से काम में लेता है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। तो आशा करता हूं आज हमने एक और पेपर सोल्व किया है, प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा भी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी 3 मार्च 2021 को, जो 10:30 बजे जो पेपर हुआ था CBT 1 का, उस पर रहेगी, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कवर करेंगे। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में सभी दोस्तों के साथ में। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके पीछे प्रीवियस ईयर में 99 पेपर हुए थे भी, और 99 के 99 मैंने आपको सोल्व करवा रखे हैं इसी चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू सभी वीडियो मिलेगी, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप प्रत्येक वीडियो को इजी तरीके से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।